हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? देखो, जो लॉज ऑफ मोशन होता है उसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें क्या, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो क्या होती है? इट इज ए पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो जो इस लेक्चर में हम करेंगे, जैसे पुली करेंगे, स्ट्रिंग्स करेंगे, तो ये सब कब आती थी? क्लासिकल फिजिक्स में। जो हैंगिंग मंकी था ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये सब आती थी क्लासिकल फिजिक्स में। ओके, अब देखो हमने जो काइनेमेटिक्स की थी, जो प्रीवियस लेक्चर में किया था, जो प्रीवियस चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था जो काइनेमेटिक्स, उसमें हमने क्या किया था कि कोई बॉडी है, जैसे मोशन में हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, वो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई वो, सिर्फ हमने इतना ही रीड किया था कि इस पॉइंट तक उसकी पोजीशन निकाल ली थी। अब हम करेंगे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्यों गई, किस, तो उसका कॉज क्या था, मतलब किस कारण से वो गई। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारी क्या होती है? डायनामिक्स। मतलब हम उनके कोज के बारे में पढ़ेंगे, कोज, और उसके बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका, कोज एंड इफेक्ट, ये पढ़ेंगे डायनामिक्स में। तो जैसे मान लिया ये ब्लॉक ले लिया हमने, स्ट्रिंग के ऊपर है कोई ब्लॉक, ये स्ट्रिंग, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया ब्लॉक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला गया, इस पे डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्प्लेस क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसका कॉज क्या था? बिकॉज दैट इज ए फोर्स। फोर्स था, फोर्स के कारण ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई, ठीक है। तो अब जो फोर्स होता है, अब देखो फोर्स पे आते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स एक टाइप से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। जो सीजीएस यूनिट होती है तो वो क्या होती है? डाइन, ठीक है। तो ये हो गई सीजीएस यूनिट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। जो फोर्सेस थे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहले आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनके अलावा भी फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनके अलावा कुछ होते हैं वीक फोर्सेस, जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेस जो आते हैं, वीक फोर्सेस। और न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, वो एक जैसे सेम होकर भी वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। क्यों? फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर रहते, क्योंकि उनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस, तो इनकी इन दो टाइप्स के अलावा भी ये फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन से आते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट में आता है पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्सेस। मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो कर रहे होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आते हैं, क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो वो क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और मैग्नेटिक फोर्सेस भी ऐसे दो, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और नॉर्थ पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। तो ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं टेंशन। जैसे फर्स्ट इज टेंशन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम आर से
डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और स्प्रिंग फोर्सेस, थर्ड इज स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस। एंड थर्ड इज फ्रिक्शन फोर्सेस। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में। तो आज से जो स्प्रिंग फोर्स है उसके बारे में, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के बारे में, न्यूमेरिकल भी और इनके बारे में बताएंगे। जो फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो इसमें हम सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो मैग्नेटिक फोर्सेज है वो 12th क्लास के टॉपिक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक टाइप से क्या होता है, वेट। वो एक टाइप से वेट होता है। कोई ऑब्जेक्ट जैसे हैंग हो रही हो तो उसका जो वेट होता है, जो वेट होता है वो mg कंसिडर करते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन या ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेट होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक टाइप से वेट होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू m1m2 बाई आर स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है इसमें जी, क्योंकि इसका जो मेन फॉर्मूला होता है F, ये होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2 बाई आर स्क्वायर होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हम जी रखते हैं, तो जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से जी की वैल्यू तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन पे आते हैं। जैसे मान लिया, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मान लिया एक स्ट्रिंग है, ये कोई भी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमने ब्लॉक कोई भी मास m रख दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा नीचे की ओर रहेगा। तो इसका वेट होगा नीचे की ओर mg, और इस पे नॉर्मल हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। जैसे ये सरफेस हो गया, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, मास है, वो देखो नीचे नहीं गिर रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक अगर ये वेट ग्रेविटेशन इसको खींच रहा है तो एक फोर्स ऐसा और है जो इसको ऊपर की ओर रख रहा है, यानी ये इसको क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाए रखी है तो वो किसने बनाई है, नॉर्मल ने। तो नॉर्मल जो क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है, जो इसको इक्विलिब्रियम में रखता है, इसको नीचे नहीं जाने देता। तो वो होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड था टेंशन। टेंशन क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग में यूज होता है। कोई भी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जैसे मान लिया ये होगी कोई भी स्ट्रिंग्स, ठीक है, इस पे हमने वेट को लटका दिया, ये कोई भी मास है मान लिया, ठीक है, इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर mg। और इस पे जो टेंशन लग रहा होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर, यानी ये टेंशन है, सॉरी ये टेंशन है T, ये वेट नीचे mg और ये टेंशन T। जो जो टेंशन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, जो टेंशन है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट, जो पॉइंट होता है उससे हमेशा अवे लगता है टेंशन। ये हो गया टेंशन। अब जो मान लिया ये स्ट्रिंग है एक, अब जैसे मान लिया इसी स्ट्रिंग्स पे हमने एक मास m लगा दिया और एक स्ट्रिंग इस साइड लगा दी, तो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन देखेंगे, अगर सिर्फ इसी स्ट्रिंग पे देखें तो इसका टेंशन, सिर्फ इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो T रहेगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा, इसका जो टेंशन है वो इस तरफ ही होगा। यानी जो मतलब इसका क्या वो मेन कंक्लूजन क्या है कि जब टेंशन चेंज होती है, टेंशन चेंज कब होती है, जब स्ट्रिंग चेंज होती है। अगर स्ट्रिंग सेम हो, जैसे मासलेस पुली लेते हैं या फ्रिक्शनलेस पुली लेते हैं, तो उसमें जो हमारा टेंशन होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो जो टाइम जो टेंशन है वो चेंज कब होगा, जब स्ट्रिंग्स चेंज होगी।
ठीक है। तो जब स्ट्रिंग चेंज होगी तब टेंशन चेंज होगा, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन ये हो गया, यानी ये टेंशन T1 होगा, ये टेंशन T2 होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन ये होगा एंड इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा। T1 एंड T2 स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग टेंशन चेंज हो गया, ठीक है। और टेंशन जो है सेम रहेगा किन में, टेंशन सेम फ्रिक्शनलेस पुली एंड मासलेस, फ्रिक्शनलेस या मासलेस, फ्रिक्शनलेस या मासलेस पुलीज में जो टेंशन है वो सेम रहता है। ठीक है, तो जो टेंशन है हमेशा सेम रहता है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुलीज में। अब देखो जो स्ट्रिंग और ये टेंशन है इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो मान लिया हमने ये स्ट्रिंग्स रख दी इधर, ठीक है, इसके ऊपर ये मास रख दिया है, तो हम देखेंगे कि इसका वेट नीचे की ओर जाएगा mg, लेकिन इस पे नॉर्मल कहाँ पे वर्क करेगा, ऊपर की ओर, तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे एक मान लिया ये मास m1 मान लिया, ये तो नॉर्मल देखने के लिए है। अब टेंशन फाइंड आउट करने के लिए मान लिया ये m1 है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, और एक मान लिया यहाँ पे मास m2 है और ये भी एक स्ट्रिंग से इस टाइप से टाई है, ठीक है। तो देखो अब इसमें देख लो टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगती है, यानी ये आ जाएगा इसमें टेंशन T। अब इसमें स्ट्रिंग्स अलग है तो यानी ये T1 रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग टेंशन चेंज होता है। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, इसका जो टेंशन होगा वो अवे फ्रॉम द इस पॉइंट, इसका अवे फ्रॉम द दिस। अब इसमें देखो जो टेंशन है वो सेम स्ट्रिंग के ऊपर है तो हम इसको भी T2 रखेंगे। अब इसका जो टेंशन है m2 मास का वो अवे फ्रॉम द पॉइंट यानी T3, एंड जो पुली का जो टेंशन है वो भी इसी स्ट्रिंग में तो इसको भी हम T3। तो जब तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो सेम रहेगी तब तक हमारा टेंशन भी सेम रहेगा। टेंशन कब चेंज होगी, जब हमारी स्ट्रिंग चेंज होगी, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मल और जो टेंशन है वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे अब करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम में देखो सबसे पहले हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लिया हमसे ऐसे कहा जाए कि कार है, कोई भी कार है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो हम उसको पूरी कार को न बना करके पहले जो ऑब्जेक्ट होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉइंट मास, यानी पहला पॉइंट हमारा होगा पॉइंट मास। ये हमारी एक अजम्पशंस होगी, पॉइंट मास यानी जो हमारी बॉडी होगी उसको हम पॉइंट मास रखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए रूल्स है। सेकंड है वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी कोई भी पुली है या स्ट्रिंग्स है तो उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं हम सिर्फ उनको शो करेंगे, वो जितने फोर्स लगा रही है उनको शो नहीं करेंगे। तो वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट मतलब जितने उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मतलब वो जितने फोर्स लगा रही है वो नहीं करेंगे, जितने उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं वो फोर्स करेंगे। एंड थर्ड इज रेफरेंस फ्रेम, यानी जो हमारा यानी उस जो कंडीशन हो रही है, जो सिचुएशंस हो रही है उसको देखने के लिए एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। और ऑब्जर्वर मतलब एक रेफरेंस फ्रेम, और वो रेफरेंस फ्रेम भी कहाँ पे होना चाहिए, ग्राउंड पर, यानी ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करें किन्हीं चीजों को, ठीक है। तो ये रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम में एक टाइप से ऑब्जर्वर ही होता है, यानी हम किन्हीं जो एक्सपेरिमेंट हमारा हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें, और वो ऑब्जर्वर हमेशा हमारा कहाँ हो, ग्राउंड पर, तो वो होता है रेफरेंस फ्रेम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कुछ रूल्स हैं कि हम बॉडी को पॉइंट मास मानेंगे। सेकंड क्या होगा, वी विल शो ऑल फोर्सेस
एक्टिंग ऑन इट, यानी उसके ऊपर जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को शो करेंगे। और रेफरेंस फ्रेम करेंगे, यानी ऑब्जर्वर होना चाहिए, और ऑब्जर्वर भी कहाँ पे, ग्राउंड पर। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए रूल्स। अब देखो कोई मास, जैसे ये रूल्स थे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, इनके लिए देखो कोई मास ले लिया हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, जैसे ये मास ले लिया, ठीक है, ये मास है, ये कहाँ पे है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे होगा mg। हमें इसका FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये मान लिया क्वेश्चन ही लगा लो। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका जो FBD बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहली बात तो पॉइंट मास लेंगे, पॉइंट मास ले लिया, फिर इसका नॉर्मल कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर, और इसका वेट कहाँ है, नीचे mg। तो ये इसका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले कि हम मास को पॉइंट मास लेंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगी, बॉडी होगी, उसको पॉइंट मास लेंगे, उसका वेट, उसके ऊपर जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको शो करेंगे, ना कि वो जितने फोर्स एक्ट कर रही है। इसके देखो ये वेट है इसका नीचे की ओर, इसके ऊपर नॉर्मल है, और ये ग्रेविटी, ये हो गया जी, तो ये उसका वेट हो गया mg। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया FBD इसका। अब सेकंड मान लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया ये पुली है कोई, ये दो टाइप से स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ये मान लिया इस टाइप से, एक मास m2 है और एक मास मान लिया m1 है। ठीक है, मास m1 एंड m2 मान लिया। अब देखो इस पे वेट नीचे की ओर होगा तो क्या होगा, m2 जी, इस पे वेट नीचे की ओर होगा, ये क्या होगा, m1 जी। इसका FBD बनाएंगे, m1 जी। इस पे जो टेंशन है, इसका टेंशन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, टेंशन होगा T। अब इसका टेंशन है यहाँ पे स्ट्रिंग सेम, तो इसमें टेंशन जो है T। अब इसमें जो टेंशन है, इसमें भी इससे अवे फ्रॉम द पॉइंट ही हो जाएगा T। अब इसमें स्ट्रिंग तो अलग है लेकिन टेंशन क्या हुआ, सेम आ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शनलेस पुली होती है या जो मासलेस पुली होती है उसमें टेंशन हमेशा क्या रहता है, सेम। तो ये जो पुली है ये भी एक स्ट्रिंग से जो है टाई हुई है, तो जो स्ट्रिंग्स है तो ये क्या है, मासलेस है या फ्रिक्शनलेस, तो इसलिए इसमें टेंशन जो है वो सेम है। तो ये मासलेस पुली है इसलिए टेंशन इसमें सेम रहेगा। अब ठीक है, ये टेंशन T हो गया। अब इसमें जो इसका पुली का टेंशन, ये इसके ऊपर टेंशन लगाएगी इस तरफ, ये हो गया ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट। पुली का टेंशन तो इस तरफ होगा, ये वेट का था, इसका होगा इस तरफ। अब ये पुली है, ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, तो इसका जो टेंशन होगा वो अलग होगा, ये होगा T1, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो पुली का टेंशन है ये स्ट्रिंग से है, तो इसका जो टेंशन होगा वो T1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले मास m1 के लिए, जैसे मास m1 हमने क्या मान लिया, पॉइंट मास, यानी मास m1, इसका वेट था नीचे की ओर, तो हमने मान लिया m1g, और इसका जो ये था टेंशन, ये था ऊपर की ओर, तो ये मान लिया T। सेकंड का लेंगे, मान लिया ये पॉइंट मास m2 मान लिया, इसका भी वेट कहाँ था, नीचे की ओर, यानी ये है m2g, और इसमें टेंशन क्या रहेगा, ऊपर की ओर, तो ये है T। सेम टेंशन था ना, क्योंकि मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली थी। और अब मान लो पुली का बनाए, तो पुली का है, मान लिया ये होगी पुली, ये नीचे की ओर, और ये टाई थी जो, ये ऊपर की ओर हो जाएगी, टेंशन T1, ये T था, ये T था। ठीक है, जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट मास लेते हैं, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये FBD के जो है रूल्स थे। अब देखो, अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सब पुली और जो नॉर्मल था उनके बारे में हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था,
कि जो हमारा नेट फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि जो हमारा एफ नेट होता है अगर वो जीरो हो जाए, और जो अगर एफ नेट जीरो हो जाए तो हमारा जो एक्सलरेशन नेट एक्सलरेशन है वो भी क्या होगा, जीरो। यानी एफ नेट का मतलब जो टोटल फोर्सेस हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सब क्या हो जाए, जीरो। तो वो एक टाइप से क्या होता है, नेट फोर्स। वो अगर जीरो हो जाए तो हमारा एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा। ठीक है, अगर वो जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी हमने ले रखी है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, एंड जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि हमारा नेट फोर्स तो चेंज हुआ ही नहीं। नेट फोर्स चेंज नहीं हुआ यानी हमारा नेट एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ। तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही कहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो ये पुली थी स्ट्रिंग से इनके ऊपर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, मान लिया ये स्ट्रिंग है, जो ये नॉर्मल की और जो ये रिएक्शन बनती है ना, ये बताऊंगी मैं आपको कि कैसे बनती है। ठीक है, तो मान लिया ये स्ट्रिंग है, ये हमने एक मास वेट कर दिया इसके ऊपर, हैंग कर दिया 2 किलोग्राम का, सॉरी 2 किलोग्राम का मास है ये, सॉरी 2 का है ये, और नेक्स्ट ले लिया हमने 5 किलोग्राम का। दो वेट हमने स्ट्रिंग से लटका दिए। ठीक है, अब इसका टेंशन कहाँ वर्क करेगा, ऊपर की ओर। अब स्ट्रिंग चेंज होगी तो हम इसको T1 नाम दे सकते हैं ना, T1 नाम दे दिया। ठीक है, और इसका जो या स्ट्रिंग चेंज होगी ना, इसको हम T2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये इसका वेट नीचे की ओर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया T1। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टेंशन। टेंशन फाइंड आउट करनी है इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में, इन बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, जो ये दोनों स्ट्रिंग है इसमें हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। पहले ये मास है, ठीक है, ये नीचे की ओर है जिसपे वेट कितना है mg, mg है। पहले इसका देखो, इसका देखो mg है, यानी m मास कितना है हमारा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5g। अब g हम मान लेते हैं हमारे पास 10 होता है, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, और ये जो 50 है, देखो ये 50 जो हुआ T1, तो ये T1 ही ना एक टाइप से, सॉरी T2 है ना, ये T1 ही ना, अलग है ना, स्ट्रिंग अलग होगी तो टेंशन भी अलग होगा। तो T2 जो है वो किसके इक्वल हुआ, mg, इसका क्योंकि ओपोजिट इसके नीचे ये है ना 5g, तो mg हो जाएगा, यानी 5g है। T2 इज इक्वल टू 5g, और g की जगह क्या रख देते हैं 10, तो ये आ जाएगा 50। यानी इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन हमारा कितना है 50। अब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर देखेंगे, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या होगा, जो T होगा ना, जो हमारा टेंशन T होगा, यानी हाँ जो हमारा T1 होगा वो किसके इक्वल होगा 2g। ये जो 2g है, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर पहले हम इसके ऊपर देख चुके हैं ना कि टेंशन कितना है, T2 इज इक्वल टू 5g। अब हमें इसके ऊपर टेंशन चाहिए, तो T1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 2g प्लस दिस वन, तो T2g है प्लस कितना आ जाएगा T2, क्योंकि ये प्लस दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2g प्लस, तो T1 किसके इक्वल आ जाएगा 2g, मतलब 2 इंटू 10 प्लस T2 मतलब 50, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 50, यानी ये आ जाएगा 70। अब देखो इस स्ट्रिंग
ये जो स्ट्रिंग थी इसके ऊपर सिर्फ एक मास था, तो यानी जो T2 के ऊपर टेंशन कम हुआ 50। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर दो दो मास है, यानी इसका जो टेंशन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस T2 से। ठीक है, तो इसके ऊपर जो T1 के ऊपर टेंशन आ गया वो कितना आ गया 70। तो जो T2 है यानी जो T1 है वो T2 से ज्यादा है, तो T2 का जो स्ट्रिंग है वो लेस देन है किससे, T1 से। तो T1 के ऊपर स्ट्रिंग ज्यादा है, तो जो सॉरी टेंशन ज्यादा है, सॉरी टेंशन है, तो टेंशन जो है T2 के ऊपर लेस है T1 से। तो T1 के ऊपर जो ज्यादा टेंशन क्यों हुआ, क्योंकि दो दो मास को हैंग किए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सेकंड, अब देखो क्वेश्चन सेकंड, मान लिया कोई मास था 5 किलोग्राम का, ये 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम का मास था, वो हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, ये स्ट्रिंग्स थी कोई, और एक स्ट्रिंग्स ये थी, इससे हमने ऐसे बांध दिया ये, ठीक है, ये मास। अब हमें इस पे वही सेम टेंशन फाइंड आउट करना है दोनों स्ट्रिंग पे। ठीक है, फाइंड T इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग पर जो हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। अब देखो, मान लिया जो 5 किलोग्राम था, जो ये 5 किलोग्राम था, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले ये मास मान लिया, ये पहले पॉइंट मास मानेंगे, इसके ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, टेंशन T1, ठीक है। अब स्ट्रिंग चेंज होगी तो यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, T2, टेंशन क्या आएगा T2, स्ट्रिंग चेंज होगी ना, ये पॉइंट मास मान। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो, हम ऐसे नॉर्मल बना सकते हैं ना, कि नॉर्मल भी तो वर्क कर रहा होगा उसके ऊपर कुछ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये मान लिया कि जो T1 है, जो T1 देखो मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा क्या है 37 डिग्री। अगर ये वाला 37 है तो ये वाला भी कितना होगा 37 डिग्री। ठीक है, ये हमारा T1 कंपोनेंट। अब देखो इसको, अब जो है 37, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो ये वाला था ना, ये वाला एंगल T2 था, तो ये T2 कोस 37 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा मान लिया हमने 37 है, कोस 37 डिग्री, और ये है T2 साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये मान लिया हमने 37 डिग्री। अब देखो इनको, देखो जो साइन 37 जो T1 है वो किसके इक्वल है, ये इसके ऑपोजिट साइड ये है ना, तो T1 इज इक्वल टू T2 साइन 37 डिग्री। अब जो फेमस ट्राइंगल होता है साइन 37 डिग्री का वो ये होता है ना, ये वाला 5 हो जाता है, तो ये वाला 3 होता है, ये वाला 4 होता है, साइन 30, और ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री। तो साइन 37 मतलब T1 इज इक्वल टू T2 साइन 37 मतलब 3/5। ये आ गई मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये सोल्व करने का तरीका है इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई मान लिया। ठीक है, अब देखो T2 कोस 37, ये जो है नीचे की ओर वेट कितना था हमारा 5 था ना, 5G, नीचे की ओर वेट था ना 5G, और ये तो ये सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे वर्टिकली, T2 कोस 37 डिग्री इज इक्वल टू 5G यानी 510 यानी 50, तो T2 कोस 37 मतलब 4/5, T2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आ गई 4/5 50। अब T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, T2 इज इक्वल टू 250/4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इस T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो ये हमें T1 की वैल्यू दे देगा, तो T1 इज इक्वल टू T2 की जो T2 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे T2 की 250/4 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगी, जो भी कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हमारी आ जाएगी
T1 की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे जो है T1 की वैल्यू रख देते हैं ना। इसको जैसे करेंगे, मान लिया 3/5 था ना, सॉरी ये 3/5 आएगा यहाँ पे, तो इसको ये आ जाएगा ना 150/4 ये आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो ये ऐसे जो होती है हमारी जो ये स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होंगे। तो T1 और T2 की, अब देखो इसमें तो हमने सिर्फ हमें इमेजिन किया था कि 37 डिग्री एंगल हो सकता है ये, है ना। तो 37 डिग्री को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, ये T2 cos 37 और ये T2 sin 37, बिकॉज ये इसका नॉर्मल था ना ये वाला, और नॉर्मल पॉइंट जो हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो sin 37 होता है। तो ये 37 हो गया, cos 37 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, इनको इक्विलिब्रियम करेंगे, T1 इज इक्वल टू दिस एंड T2 cos इज इक्वल टू 5G। ठीक है, दोनों को रख के T1 और T2 की वैल्यू रख लेंगे, तो इन ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, मान लिया ये कोई √2 kg का, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, ये हमारी स्ट्रिंग्स होगी, ठीक है। ये हमने ऐसे बांध दिया दो स्ट्रिंग से, ये मान लिया। अब देखो इसको ऐसे नॉर्मल बना देंगे ना इसका, पहले मान लिया ये एंगल है 60, मान लिया नहीं क्वेश्चन में है ये, इन एंगल पे ये हमने टाई कर दिया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पर। ठीक है, सेम इसमें भी क्या करना है, फाइंड T इन बोथ स्ट्रिंग। और जो न्यूटन लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो हमेशा इक्विलिब्रियम साथ में दिया मिलेगा कि फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग व्हेन दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम में हो तब जो है टेंशन फाइंड आउट करो स्ट्रिंग के ऊपर। अब देखो ये 37 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मान लिया ये मास हो गया, ये ये इसका वेट था नीचे की ओर कितना है, √2 kg। ठीक है, ये ऐसे आ गया, और ये इसका नॉर्मल तो हमेशा वर्क करता है ये। ठीक है, अब देखो ये बना लेंगे 60 डिग्री पर, और ये बना लेते हैं 30 डिग्री पर। ठीक है, अब देखो जो ये वेट था √2, अब देखो ये जो है T1, इनको हम अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना, इसको और इसको और इसको। तो ये हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री, और ये आ जाएगा T1 sin 60 डिग्री। ठीक है, T1 sin 60 डिग्री, और इसको कर सकते हैं T2 cos 30 डिग्री, और ये T2 cos 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये T2 साइन आएगा ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हो गया तो साइन 30 डिग्री आएगा। ठीक है, T1 sin 30 और T2 sin 30 है ये। ठीक है, T1 sin 60 एंड T2 sin 30 है ये। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो T2 cos 30 है वो किसके इक्वल है, देखो ये दोनों T1 cos 60 डिग्री के। ठीक है, अब देखो जो T2 cos 30 है, cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू T1 cos 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से T2, अब देखो दोनों यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं ना, यानी हमारी T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 √3। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाल दी, अब हम निकालेंगे वर्टिकली। अब देखो ये जो चीज है T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 cos 60 डिग्री, सॉरी sin 30 60 है ना, साइन ही रहेगा ना ये, सॉरी T2 sin 30 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू √2 g है, g मतलब 10 ले लेते हैं,
ये आ जाएगा। अब देखो T1 साइन 60 डिग्री, T1 साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस T2 साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू √2 इंटू 10। तो इसका उधर चला जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो T1 √3 प्लस T2 और ये आ जाएगा 2√2 इंटू 10। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 इंटू 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस जो ये T1 है इसकी वैल्यू, यहाँ से T1 की वैल्यू इसमें रख दें। अब देखो यहाँ से T1 की वैल्यू रख दें तो T2 √3 और √3 पहले भी है और ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 20 √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3T2 प्लस T2 यानी ये 20 √2 आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 4T2 इज इक्वल टू 20 √2 और ये T2 आ जाएगा, नीचे कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे तो 5 मतलब ऐसे जो है। अब देखो ये T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे तो ये हमें T1 की वैल्यू दे देगा। यानी ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इक्वेशन बना करके कैसे हम लेफ्ट एंड राइट जैसे इनको इक्विलिब्रियम में रख के सोल्व कर सकते हैं T1 एंड T2 की वैल्यू। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस T2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमें जो टेंशन दे देगा ऑन स्ट्रिंग फर्स्ट एंड सेकेंड के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक और न्यूमेरिकल करती हूँ। देखो मान लिया कोई इंक्लाइंड प्लेन जो होती है, जैसे ये मान लिया ये हमारी कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, हमने इसके ऊपर कोई मास रख दिया, इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, और इसका ये वाला टेंशन रहेगा T, इधर लगेगा ना टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो ये ऐसे है। ठीक है, जो इसका नॉर्मल कहाँ वर्क करेगा, ऊपर की ओर, ये हो गया। ठीक है, ऐसे जो पॉइंट होते हैं, अब देखो इसको जो ये mg है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। अब देखो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा कि मान लिया टेंशन ये पॉइंट मास मान लिया, टेंशन इसके ऊपर इस तरफ है, ये T है और ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से होगा। मान ले ये mg है, ये मतलब हमारा मास था ना, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। पहले तो है mg कोस थीटा और ये मान लिया mg साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट में कर लेते हैं। अब देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये नॉर्मल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये हमारा वेट कितना है, mg मान लिया। ठीक है, तो जो वेट जो अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई भी मास रखा हो तो हमेशा, आप देखो इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में रखें तो कैसे आएगा, अगर देखो इसी मास को हम दो पार्ट में कर दें, यानी ये तो होगा mg साइन थीटा और नीचे वाला इसको ले लेते हैं mg कोस थीटा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो जो टेंशन है T वो किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा के, mg साइन थीटा, और जो नॉर्मल होगा वो किसके इक्वल होगा, mg कोस थीटा। तो टेंशन जो है mg साइन थीटा और नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल आ गया, mg कोस थीटा के। तो जो कोई भी मास है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हो तो उसके ऊपर जो टेंशन और जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन ये होगी ऑलवेज, पहले उस mg को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, mg साइन थीटा एंड mg कोस थीटा, और जो टेंशन है वो mg साइन थीटा के इक्वल होगा और जो नॉर्मल है वो mg कोस थीटा के, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो कोई भी मास अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हो तो उनकी इक्वेशन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, टेंशन और नॉर्मल की। ठीक है, ठीक है, तो आज के जो ये क्वेश्चन थे ये स्ट्रिंग्स पर थे, पुली पर थे, कैसे हम टेंशन और नॉर्मल को हैंडल करना है, कैसे टेंशन की इक्वेशन लिखेंगे, कैसे नॉर्मल की लिखेंगे,
ठीक है, कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। जो इस लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।